मुद्दा की तरफ, डिबेट की तरफ हम बढ़े, देख लेते हैं कि ये है क्या इस पैकेज के जरिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रेस पर बुधवार को विराम लग गया। कई चेहरों और चुनौतियों के बीच कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से आने वाले जमीनी नेता को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। अशोक सिंह का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर से स्वागत हुआ, तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि मिशन के तहत कमलनाथ ने ही अशोक सिंह का नाम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालना, उनका मनोबल बढ़ाना, आज कहीं न कहीं उनका भी योगदान है। ग्वालियर जैसे शहर में महापौर बनाना, ग्वालियर जैसे आसपास के अंचल में इतने सारे विधायकों का जीतना, संगठन उसी मजबूती से खड़ा है, जबकि सिंधिया जैसे लोग अलग हुए थे। तो निश्चित ही ये एक उस बहादुर कार्यकर्ता को, एक नेता का सम्मान है। कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला है। देखिए, वो मजबूती तो निश्चित रूप से मिलेगी ही। अब वो कितना काम करते हैं, मेहनत करेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग में तो पहले से भी मजबूत है, आगे और मजबूती मिलेगी, हम मिलकर मजबूत बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों में कमलनाथ और राज्यसभा सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें, अफवाहें सियासी गलियारों में सुनाई दे रही थी। कमलनाथ लगातार राज्यसभा जाने की अफवाहों को खारिज भी कर रहे थे। अब साफ हो गया है कि कमलनाथ अगले मिशन में जुट चुके हैं। अगले 5 दिन तक वो लाओ लश्कर लेकर छिंदवाड़ा में धूनी रमाएंगे। वहीं बीजेपी अशोक सिंह का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को खारिज कर रही है। देखिए, कांग्रेस से ऐसा मैं मानता हूं, मध्य प्रदेश से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए अब लगता नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ जी को गंभीरता से ले रहा है। बीजेपी ने जहां चौंकाते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को राज्यसभा की बैटन थमाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी अटकलों को धता बताते हुए अशोक सिंह जैसे खाटी कांग्रेसी को राज्यसभा सीट दी। कुल मिलाकर 24 के महायुद्ध से पहले पार्टियों ने राज्यसभा के संग्राम में कार्यकर्ताओं को महत्व देकर अलग संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अशोक सिंह पर हाथ रखा है, लेकिन नाथ भी अपने मिशन पर डटे हुए हैं, जो कांग्रेसी खेमे में उम्मीद जगाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है अशोक पर हाथ, मिशन पर नाथ। तो निश्चित तौर पर राज्यसभा की तैयारियां अब जोरों पर हैं और राज्यसभा की इन तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के महारथी जो राज्यसभा के लिए हैं वो हमारे सामने हैं। अशोक सिंह के लिए माना जाता है कि इनका नाम बढ़ाया गया कमलनाथ की तरफ से, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कमलनाथ जी की भूमिका क्या होगी। क्या वो मध्य प्रदेश में उसी तरह डटे रहेंगे जिस तरह 2018 से वो डटे हैं, बड़ा सवाल है। और कई सारी अटकलें जो उनसे बार बार पूछी जाती हैं और आज भी पूछा गया उनसे कि सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि हमारी तरफ यानी बीजेपी में आ जाइए। तो उन्होंने पत्रकारों से ही पूछा, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जिसकी जहां, जब लोगों ने कहा दल बदल तो बहुत हो रहा है आपके यहाँ यानी कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा कि जिसकी जहां मर्जी है वो वहां जाएगा। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके क्या डिकोड करें हम। राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर क्या ये कमलनाथ जी का ही मिशन है, अभी भी पर्दे के पीछे वो फैसले ले रहे हैं। तो क्या सोनिया गांधी के पास वो अशोक सिंह जी का नाम लेकर ही गए थे। मध्य प्रदेश में अगले 5 साल उनकी क्या भूमिका होगी, कई बड़े सवाल हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता आनंद जाट साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे मिलन भार्गव जी, इनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक जय नागड़ा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इससे पहले हम देख लेंगे आज के 3 सवाल, जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा के दौरान बातचीत हो। पहला सवाल, अशोक सिंह को उतारकर कांग्रेस ने ओबीसी फैक्टर को साधने की कोशिश की है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कमलनाथ राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो अब उनका अगला मिशन क्या होगा, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, खाटी कार्यकर्ता को उतारकर लोकसभा से पहले कांग्रेस ने बड़ा संदेश दिया है, ओबीसी से आते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी जवाब है। चलिए सीधे मेहमानों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जय नागड़ा जी का एक क्विक रिएक्शन, फिर मैं स्टूडियो के मेहमानों की तरफ लौटूंगा। जय जी, कमलनाथ जी की अगली भूमिका क्या होगी, ये सस्पेंस बरकरार है।
और भारतीय जनता पार्टी भी अगर किसी तिलस्म और किसी रहस्य को जानना चाहती है तो वो यही चाहती है या तो उधर से वो इधर आ जाएं या फिर दिल्ली चले जाएं, क्योंकि कमलनाथ एक ऐसा फैक्टर मध्य प्रदेश में रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ 15 साल का सूखा 2018 में कांग्रेस के लिए तोड़ा था, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को काफी हद तक चुनाव मैदान में बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार भी किया था। अब राज्यसभा न जाने के बाद फिर कई सवाल खड़े हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, ये वाकई में इस समय जो हालात हैं उसको समझ पाना सबके लिए बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से दाव कभी बीजेपी चलती है या कांग्रेस भी जिस तरह से चल रही है, तो इसको समझ पाना। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक ओबीसी से, एक यादव समाज से व्यक्ति को जो अशोक सिंह जी को जो है मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी ओबीसी की तरफ ज्यादा उसका ध्यान है। जहां मुख्यमंत्री बीजेपी से इस समय हमारे मोहन यादव जी हैं, तो कांग्रेस को इस समय एक जरूरत ओबीसी के लिए पड़ रही है। जो आशंकाएं कमलनाथ जी को लेकर के या नकुलनाथ को लेकर व्यक्त की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो चर्चाएं अरुण यादव को लेकर के भी है। कांग्रेस की चिंता ये हो सकती है, ये मेरा अनुमान है या आशंका है, या जो जिस तरह की बातें आ रही हैं कि कभी यदि अरुण यादव यदि बीजेपी का हाथ थामते हैं और बीजेपी उन्हें यदि खंडवा से बीजेपी से ऑफर करती है, तो उस स्थिति में फिर एक यादव नेता की जो बड़ी कमी है उसकी पूर्ति शायद अशोक सिंह जी के रूप में कांग्रेस करना चाहती होगी। तो हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। जी जी, और अरुण यादव को पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रखा। वे केंद्र में राज्य मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और यदि अरुण यादव इस समय यदि कहीं पीछे होते हैं या इस तरह के कोई समीकरण बनते हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा नाम अशोक सिंह जी का होगा, जो ग्वालियर और चंबल से आते हैं और जिनकी इस समय उस क्षेत्र में, और वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी वो काफी कट्टर ध्रुव विरोधी के तौर पर उनको देखा जाता है। तो इस तरह की भी एक तलाश ग्वालियर चंबल में भी है, तो उनको राज्यसभा भेजकर कहीं जो शक्ति दी गई है उसके पीछे एक कारण ये भी है। जय जी, लौटूंगा मैं आपकी तरफ। मिलन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा हमको ये समझाइए कि कमलनाथ युग समाप्त हो गया है, ऐसा आपके एक वरिष्ठ विधायक कह रहे थे। तो यानी बीजेपी ये तो मानती है कि कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में एक युग रहा है, इससे उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और क्यों ना हो, बहुत धुरंधर नेता हैं, ये सम्मान तो बीजेपी भी करती है निश्चित तौर पर। किस तरह आप देखते हैं राज्यसभा का ये दांव, जिसमें तमाम बातें थीं कि दिल्ली भेजने की तैयारी हो गई कमलनाथ जी को, अब तो एक तरह से मध्य प्रदेश निकाला होने की तैयारी है, लेकिन सब तमाम पूर्वानुमान पीछे छूटे। देखिए, जो 15 दिनों की राजनीति मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखें तो ये लगातार बात चल रही थी कि जीतू पटवारी जी कहीं ना कहीं राज्यसभा जाना चाहते हैं और वो अपनी सीट सुरक्षित करना चाहते हैं कि राजनीति में बने रहें। लेकिन जब जैसे ही कमलनाथ जी का आगमन हुआ, क्योंकि वो विधायक बने 1 महीने बाद प्रकट हुए मध्य प्रदेश में और शपथ ली, तो उनकी गंभीरता मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर कितनी ये चल पड़ी थी कि मध्य प्रदेश को लेकर रूखी राजनीति हो गई, क्योंकि वो हताशा और निराशा के जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये बात लगातार चल रही थी। यदि ये बात नहीं होती तो 1 महीने वो नदारद नहीं रहते, शपथ पहले आकर लेते। और आप अभी देखिए कि विधानसभा का सत्र चला, एक भी सवाल उनकी तरफ से जनता के हित में नहीं आया। तो ये बताता कि उनकी बेरुखी है और मध्य प्रदेश को लेकर वो कितनी राजनीति और कितनी गंभीरता रखते हैं। तो जिस 6 माह का खेल जो चल रहा था, उसमें दिग्विजय सिंह जी के कहे जाते हैं, अशोक सिंह जी को जितना मैं जानता हूं, जितना समझता हूं, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह जी का झंडा लेके ग्वालियर की राजनीति करते रहे, 4-4 चुनाव वो हारे हैं। अब पीछे के रास्ते से राज्यसभा का जो रास्ता तय किया है, तो ये बताता है कि जीतू पटवारी जी को मात देने के लिए दोनों सीनियर जो लीडर हैं उन्होंने मिलकर ये तय किया कि जीतू को रोके नहीं, हमारे बेटे क्या करेंगे, क्योंकि दोनों नेता अपने पुत्रों को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए जीतू भाई को जो रोका है ये बताता है। और आगे आप देखिएगा ये प्रदर्शन और क्लियर होगा और ये सामने आएगा किस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही है। ये बार बार सिद्ध हो रहा है और हम तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की बेरुखी है और कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर रहे हैं मध्य प्रदेश में, चेहरे रहे हैं, वो जनता से तो नकारेगा और जो जिन्होंने स्वीकार भी किया वो बेरुखी की तरह है। आप अजय सिंह जी को देख लीजिए, कभी एक प्रश्न नहीं किया, पूरे विधानसभा सत्र में एक भी गंभीरता के साथ प्रश्न उठाया हो। अरुण यादव जी घर बैठ गए, सुरेश पचौरी जी नदारत है। तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जैसी चर्चाएं हैं वैसा परिदृश्य भी सबके सामने है।
आनंद जी, आपके मित्र कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं उनसे कुछ हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक सहमत हूं कि ठीक तो चीज़ें नहीं है। कारण यही है कि जब आप जिसको कहा जाता है हारे को हरि नाम, तो बहुत सारी बातें हैं इस समय जब आपके पास ट्यूनिंग नहीं होती तो बहुत सारे आरोप तोहमतें मढ़ भी दी जाती हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या जीतू पटवारी जी का जो प्राधान्य है इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या ये उनको कहीं एक शौक है, या फिर क्योंकि ये घोषित तौर पर माना गया एक दिन पहले हुई डिनर पार्टी में सबसे ज्यादा कमलनाथ जी के यहाँ अशोक जी सक्रिय थे, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो हो सकते हैं? जी, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से दिया गया एक सम्मान है। ये जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो कहते हैं कि जो जातिगत जनगणना हम करवाना चाहते हैं और जो हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग को देना चाहते हैं, वो उसको मुकम्मल करने का एक छोटा सा प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये अशोक सिंह जी को सम्मान देकर किया गया है। जी, मेरे विपक्ष के साथी को मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी की जितनी उम्र है शायद या जितने समय से वो राजनीति में कर रहे हैं उतनी मेरी उम्र भी नहीं है, तो हमें बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए जिसकी समझ ना हो। जैसे कमलनाथ जी फाइटर हैं, चुनाव हार जीत सब होती रहती है, लेकिन उन्होंने जो काम मध्य प्रदेश में संगठन खड़ा करने का किया वो लगभग खड़ा हो चुका है। और शरद जी, मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि 40% वोट जो है, ठीक है आपके पास ज़्यादा सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें आ गई हैं, लेकिन 40% वोट कम नहीं होता है, और जिसने वोट नहीं दिया सरकार उसकी भी होती है। तो उस 40% जनता को एकदम से नकार देना टीवी स्टूडियो में मैं समझता हूं उचित नहीं है। कमलनाथ जी ने जो संगठन खड़ा किया है उसको आगे बढ़ाने का काम जीतू पटवारी जी को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जीतू पटवारी जी हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते हम सबके नेता हैं, लेकिन कमलनाथ जी किस भूमिका में होंगे ये बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश छोड़ने नहीं जा रहे हैं वो, 5 साल बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, पहले आपने फाइटर कहा, फाइटर हाँ, तो है ही हो, हाँ, लेकिन अब ये भी मान लें कि फाइटर मध्य प्रदेश में फाइट करता रहेगा। बिल्कुल करेंगे, और 5 साल तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में उनकी आवाज सुनी जाएगी। मैं विपक्ष के साथी को एक और बात बता देता हूं कि जिन वरिष्ठ विधायक का अभी वर्जन था, पिछले पूरे सत्रों में 5 साल का जो सत्र था उसमें 1-2 सवाल भी नहीं पूछे उन्होंने। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है, देखा है, इसलिए यहाँ अपरिपक्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है और देश की जो कांग्रेस है वो अभी संगठन की नई कसावट और बनावट की तरफ बढ़ रही है, और हम और पूरा देश पूरी उम्मीद के साथ कांग्रेस के साथ चलने वाला है। चलिए, मैं जय नागला जी की तरफ चलता हूँ। जय जी, जीतू पटवारी जी, ये माना गया कि कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध रहा युवा पीढ़ी के नेता जीतू पटवारी जी के बीच में और कहीं कमलनाथ जी के बीच में। शीत युद्ध से यहाँ आशय है कि रीति नीति को लेकर कुछ मतभिन्नता होती है, और कार्यकारी अध्यक्ष जब रहे जीतू पटवारी तो ये सवाल बार बार उठा कि कमलनाथ जी ने ये चीज़ जो है अब वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, ये बात अलग रही। अब खैर गड़े मुर्दे क्या उखाड़े जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज भी कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में ये प्रेजेंस युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं असहज तो करेगी, क्योंकि उनका जो कद है, इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र वो कहे गए, जो उनकी ताकत है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो ये बताती है कि मध्य प्रदेश में जो फैसले होंगे, और जैसा आनंद जी भी कह रहे हैं, युवा पीढ़ी के नेता हैं कि भाई वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में संघर्ष करेंगे। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी के करीबी हैं मिलन जी की, इस बात से भी मैं सहमत हूं, यानी दोनों की जोड़ी दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की अभी भी बराबर काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, देखिए, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हैं, ये एक बहुत अनुभवी और बहुत परिपक्व नेता हैं, और इनको आप दरकिनार करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति तो कम से कम नहीं देख सकते। उनके अनुभवों का लाभ, अब देखिए, 2 चीजें हो सकती है कि आप उनके मार्गदर्शन को आप हस्तक्षेप कह लें, तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को में जोश है, लेकिन इनके पास जो अनुभव है, ये दोनों का यदि बेहतर समन्वय होता है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छे संकेत है। और मैं एक बात और बताऊं, कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली एक जो सर्वे एक एजेंसी से आया है, उसमें कांग्रेस की सीट 1 से 2 होती हुई दिख रही है ना। ये आज तक का सर्वे था जो
तो मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म है या बिल्कुल इस तरह की स्थिति है, लेकिन ये जो हवाएं जो चल रही हैं, चाहे कभी नकुलनाथ को लेकर के होती हैं कि ये बीजेपी में जा रहे हैं, और बीजेपी इसको जिस तरीके से हवा देती है, जैसा कैलाश जी का अपने बयान भी देखा, ताजा फल और वो वाली बात, या सुमित्रा जी की बात, और इसको कहीं कांग्रेस बहुत दृढ़ता से नकार नहीं रही है। इसी तरह अरुण यादव खंडवा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, पिछला उपचुनाव वो लड़े नहीं, अभी इस चुनाव को लेकर के भी कहीं उनकी हलचल दिख नहीं रही है, तो उनके ही समर्थकों में यह आशंका है कि क्या वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या तो वो बहुत दृढ़ता से इस बात को साफ कर दें कि नहीं, वो किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे, चाहे पार्टी टिकट दे या न दे। तो ये जो दृढ़ता इस समय दिखनी चाहिए, इस वजह से ये भ्रम की जो स्थिति है ये बनी हुई है। तो मुझे लगता है चाहे नकुलनाथ हो चाहे वो हो, और कहीं ना कहीं ये पार्टियां एक संतुलन भी शायद नेता चाहते हो कि सचिन यादव कांग्रेस में रह जाए, वो चले जाए बीजेपी में, कमलनाथ जी कांग्रेस में रह जाए, नकुलनाथ बीजेपी में चले जाए। ये ऐसा पहले भी हुआ है, जब माधवराव जी कांग्रेस में थे, राजमाता बीजेपी में रही हैं। तो इस तरह की स्थिति, क्या ऐसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है, ताकि आपकी राजनीति आप प्रासंगिक बने रहे, भले कांग्रेस खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं है। कांग्रेस को ये चीजें बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो भ्रम की स्थिति है ये कम से कम दूर हो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और एक माइंड गेम जो बीजेपी का है, और वो राज्यसभा इलेक्शन के चलते और जबरदस्त तरीके से चला है कि कहीं क्रॉस वोटिंग, ऐसा अनुमान लगाया गया समीक्षकों की तरफ से कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर जो बातें चली हैं। मैं फिर आऊँगा मिलन जी की तरफ। मिलन जी, दो पार्टियां, दोनों का चिंतन, दोनों की दृष्टि, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं है, लेकिन आपकी शैली है कि युवाओं को आगे बढ़ाइए, उनको फ्रंट पे लेके आइए, जिनको बहुत मिल चुका है उनसे विनम्रता से कहिए कि अब युवाओं को आशीर्वाद दें। कांग्रेस का चिंतन ये है कि बुजुर्ग होने के बाद भी सक्रियता से बने रहिए, अनुभव का लाभ उठाइए। आप किस तरह देखते हैं, क्या ये जो माइंड गेम तथाकथित रूप से बीजेपी का है, ये माइंड गेम फिलहाल राज्यसभा के लिए इतनी तेजी से रचा गया है? देखिए, जो परिदृश्य कांग्रेस पार्टी का इस समय मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में व्याप्त हो गया है कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका मोरल डाउन लगातार हो रहा है। वो ऐसे ही नहीं हो रहा कि लगातार चुनाव हार रहे हैं इसलिए, लेकिन इसलिए हो रहा है कि इनके तमाम जो नेता हैं वो रण छोड़ रहे हैं पहली, और रण में कूदने की जगह जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व भी अब राज्यसभा का रुख कर गया, तो ये बताता है कि रण छोड़कर 2024 की जो आने वाली हार है उसको स्वीकार कर लिया। तो कार्यकर्ता का लगातार मोरल डाउन, मतलब पीसीसी चीफ भी आपने ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसने कहा था पार्टी जाए तेल लेने, और लगातार कार्यकर्ताओं को जूते मारने तक का उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। तो कार्यकर्ता तो ये सोच रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति को नेतृत्व आपने दिया, जनता से नकारे हुए लोगों को आप नेतृत्व दे रहे हैं। आप देखिए, पीसीसी चीफ जनता से नकारे हुए हैं, इनके प्रभारी हैं वो 2 लोकसभा चुनाव हार चुके। अशोक सिंह जी को भेजा, भले ही आपने भेजिए, आपका चिंतन हो सकता है, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन 4 चुनाव हारे, मतलब जनता से नकारे हुए लोगों को लगातार एक परिवार जगह दे रहा है। तो ये मोरल डाउन कर रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मोरल बढ़ नहीं रहा। और लगातार इनका जो कार्यकर्ता वर्ग है, मानते हैं कि चुनाव में हारने वाला नेता नहीं है? आपकी पार्टी में भी अनेक नेता हारे हैं और राज्यसभा के दरवाजे से वो गए हैं, लेकिन क्या उनकी योग्यता पर सिर्फ इसलिए सवाल खड़ा होगा कि वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं रहे? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था शरद जी। मैं यही कह रहा हूं कि कार्यकर्ता का मोरल डाउन हो रहा है, यदि उनका शीर्ष नेतृत्व भी रण में नहीं उतर रहा है। सोनिया जी आखिर क्यों राज्यसभा गई हैं? उनसे पूछिए ना, वो लोकसभा क्यों छोड़ रही हैं? और राहुल गांधी जी चुनाव हार के वायनाड क्यों गए? क्यों नहीं लड़ रहे हैं अपने चुनाव? अपनी पैतृक सीट, जिसको कहते थे कि पारिवारिक सीट है, वो नहीं भी जाए, क्योंकि हारने का मुख्य कारण जो है इनका लगातार इस परिवार को नकारने का जो कारण आप मालूम करेंगे, तो चुनाव लड़ने जाता है ये परिवार, उसके बाद 5 साल छिटकता भी नहीं, वहां झटकता भी नहीं, वहां दिखता भी नहीं है। तो ये राजनीति सिर्फ सत्ता को पाने की है जी। इसमें सेवा का कोई अवसर नहीं है, कोई जगह नहीं। मिलन जी ने सवाल खड़े किए हैं। सोनिया जी के लिए तो मैं सहमत हो सकता हूं इस तर्क से कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और चुनावी सक्रियता की दृष्टि से, लेकिन संक्रमण काल है कांग्रेस के लिए, चुनौतीपूर्ण समय है, तो वो रहना चाहती हैं उच्च सदन में। राहुल जी दक्षिण की तरफ गए हैं, 2 सीटों से लड़ेंगे क्या इस बार भी? पिछले चुनाव की तरह क्या उनकी लड़ाई 2 सीटों की होगी? क्योंकि उनका उत्तर भारत में प्रेजेंस बहुत जरूरी है, जहां से जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, एक तमाम मजबूत श्रृंखला निकली है। शरद जी, बहुत अच्छा सवाल है।
आपको पता है अमेठी में 31 मार्च तक धारा 144 लगा दी है राहुल गांधी जी की यात्रा जाने के सिलसिले में। खैर वो प्रश्न नहीं है आज का। जेपी नड्डा जी आज ही एक सूची आई है, उसमें गुजरात से राज्यसभा जा रहे हैं, वो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं है क्या? या रबर स्टैंप है? उन पर क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? वो क्यों राज्यसभा जा रहे हैं? पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? वो क्यों सामने से नहीं आते? क्या प्रश्न है ये? कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, हमारी अपनी रीति नीति है, हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं है और किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का कोई मनोबल डाउन नहीं है। मैं खुद विदिशा लोकसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। और ऐसी सीट है जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी लड़े हैं, ऐसी सीट है जिस पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी लड़ी हैं, ऐसी सीट है जिस पर रामनाथ गोयनका लड़े हैं, 5 बार शिवराज सिंह चौहान लड़े हैं। उस सीट पर मैं दावेदारी कर रहा हूं और जीतने के लिए दावेदारी करना चाहता हूं। यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल है, इसलिए कांग्रेस के मनोबल पर मत जाइए, अपना बताइए कि कल तक आपको पता था कि कौन जाएगा आपकी पार्टी से राज्यसभा? नहीं पता था। वो जो एक समय था शरद जी, आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि संक्रमण काल है। ये एक समय था जब हम कश्मीर के गुलाम नबी आजाद को मुंबई से चुनाव लड़ा देते थे और जिता कर ले आते थे। तो ये मत बताइए आज 2 चुनाव 3 चुनाव जीतकर आप अपनी भड़ास निकालने आ जाते हो, अपनी पार्टी का पक्ष रखने की बजाय कांग्रेस करते हो। आज जब कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रही तब आप दिन भर कांग्रेस कर रहे हो। अपनी पार्टी का पक्ष रखो ना। बोल लीजिए। क्यों नड्डा जी जो है पिछले दरवाजे से आए? आपके ही शब्दों में कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं कि जो विद्वान होता है वो राज्यसभा जाता है, लेकिन आप अपने शब्दों को गहराई से बोलिए कि क्यों नड्डा जी ने पिछला दरवाजा चुना। जवाब दीजिए मिलन जी। देखिए ये जो शब्दावली है, देखिए आनंद जी जिस प्रकार की बहस कर रहे हैं, इनके बहुत सारे साथी बहस करा करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया विभाग है उसमें कुछ तो सस्पेंड हो गए और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, और कब आनंद जी नहीं आ जाए हमारे विचार के साथ ये भी तय नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में तो छिटकने का दौर है। शीर्ष नेतृत्व लगातार पार्टी छोड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ही कांग्रेस के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे साहब, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। शरद जी ये कहना चाहता हूं कि कितनी खुद पर कितना अविश्वास है कि अभी भी कांग्रेस में से आने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये आएंगे तो हमारा पार्टी मजबूत हो जाएगी, मीडिया विभाग मजबूत हो जाएगा। इस पर कभी डिबेट कर लेंगे, इस पर कभी डिबेट कर लेंगे। चलिए इस पर कभी डिबेट कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस को इस क्रूशियल टाइम में, इस संक्रमण काल में अपना कॉन्फिडेंस, अपनी ताकत को इंटैक्ट रखना है, अपने भीतर रखना है। सही बात है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, ये बशीर बद्र कहते हैं। कभी कांग्रेस इस मकाम पर थी, आज बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने बहुत चतुराई से और बहुत रणनीति से और बहुत परिश्रम से संगठन की शक्ति से आगे बढ़ने का एक रोडमैप सामने दिया है। कांग्रेस के पास वो रोडमैप नजर नहीं आया। वो मूल रूप से अपनी लोकप्रियता और अपनी फ्री स्टाइल बैटिंग पर डिपेंड करती है, इससे उसे निकलना होगा और भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को देखना होगा, जो आधुनिक चुनाव की प्रणाली में पूरी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहां बहुत मकबूल हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन शुभकामनाएं दोनों पार्टी को, क्योंकि लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में तो बेहिचक और देश में भी ये दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र का बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण पहिया हैं, चाहे कोई विपक्ष में रहे, चाहे कोई पक्ष में रहे। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया करता हूं आपका मिलन जी, बहुत धन्यवाद जय नागला जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मितान पर घमासान, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार।